Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the 28 February अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा. So the first news is Chochi Mayor wins Innovative Farmers Award. So recently a woman from Kaho village, ठीक है, काहो विलेज जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से एक वीमेन Kochi Mayor, she has received a Innovative Farmers Award from the Indian Agriculture Research Institute. Okay. सो ये अवार्ड बेसिकली उसका जो डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इसको दिया गया है. एंड की फ्योर पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जाम क्या हो सकता है, बेसिकली कोर अचीवमेंट. सो हर अचीवमेंट इज बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द डिफिकल्ट टेराइन geographical location where scientific method was being applied to improve the productivity and farm incomes. ठीक है. और इंस्टीट्यूट जो उसका कल्टीवेशन में जो सपोर्ट किया है वो है अंजाव कृषि विज्ञान केंद्र, जो टेक्निकल गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड फील्ड लेवल सपोर्ट प्रोवाइड किया है. ठीक है. सो दिस integration of a farmer and a agriculture कृषि विज्ञान, इट शोज ए साइंटिफिक एग्रीकल्चर किस तरह से रिमोट एरियाज के जगह में बहुत बेहतरीन ग्रोथ एग्रीकल्चर का ग्रोथ करा सकता है. साथ ही साथ इट एक्ट्स एज ए मॉडल रूरल यूथ और स्पेशली वुमेन फार्मर्स लोग का इंटीग्रेशन को शो करता है. ठीक है. तो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? ओके. सबसे पहले डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम हो सकता है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और हाईटेक एग्रीकल्चर यूज करने से फार्मर्स का इनकम को मतलब डबल कर सकता है. और इसमें टेक्निक्स लाइक हाइड्रोपोनिक्स की बात बोला है. हाइड्रोपोनिक्स ऐसा टेक्निक है जहां में आप पानी में प्लांट्स को ग्रो कर सकता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स या तो एनी प्लांट्स को. और एरोफोनिक्स का मतलब है जब आप बिना मिट्टी यूज़ किए आप डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में, है ना, जैसे हम लोग एफिफाइट्स लोग को करता है उस तरह से आप एटमॉस्फेयर में प्लांट को हैंग करते हुए वो एटमॉस्फेयर बाहर, मतलब वाटर का जो एटमॉस्फेयर का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हुए ग्रो कर सकता है, स्पेशली योर एफिफाइट्स. एफिफाइट्स मतलब योर ऑर्किड्स. ठीक है. ऐसा प्लांटेशन भी बहुत हेल्प किया जाता है. उसके अलावा सच इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होता है, हाईटेक फार्मिंग, वो बेसिकली उसका जो इनपुट कॉस्ट होता है वो बहुत उसको रिड्यूस करता है, इनपुट कॉस्ट, है ना. इट हैज़ एन रिड्यूस इम्पोर्ट कॉस्ट अबाउट 15 to 20% कर सकता है. साथ ही साथ आपका प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज करता है. दूसरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है वो है फोर्स हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. मतलब साइंटिफिक स्टोरेज, आप जितना भी प्रोडक्शन करता है उसको एक लो कॉस्ट टेक्निक, है ना, जिसको हम लोग सीजिंग बोलते हैं, वो टेक्निक से जब हम स्टोर करता है तो आपका जो वैल्यू एडिशन को और भी इंक्रीज करता है ना. वैल्यू एडिशन को हेल्प्स रिड्यूस 18 to 25% रिड्यूस करने में, मतलब लॉसेस होने में उसको रिड्यूस कर देता है. ओके. उसके बाद एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव इफ वी सी, तो सच प्रैक्टिस बेसिकली एक क्लाइमेट रेजिस्टेंस. ठीक है. एक क्लाइमेट रेजिस्टेंट जिसमें आप ड्राउट एंड स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स वेराइटीज को थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, मतलब थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप उसको प्रॉपरली ग्रो कर सकता है. उसके अलावा सॉइल का जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसको भी आप टेकल कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है सॉइल इरोशन, और साथ ही साथ सॉइल का न्यूट्रिएंट बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर सकता है. ठीक है. उसके बाद दूसरा साइंटिफिक इंटीग्रेशन में ड्रिप इरिगेशन जो होता है. ड्रिप क्या होता है? आपका जो प्लांट्स होता है उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालता है ताकि वाटर का कंजप्शन हो. एंड 78% ऑफ द इंडिया जो वाटर रिसोर्सेस हो उसको वेस्टेज होने से हम बचा सके. ठीक है. और साइंस एंड टेक इन द एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इम्प्रूव एंड बायो इंटरवेंशन से हम बेसिकली क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकता है. सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको हम रिटेन कर सकता है. ठीक है. और रिसाइकलिंग ऑफ द सॉइल से हम उसका जो न्यूट्रिशन है एंड ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वाटर का उसको हम मेंटेन कर सकता है. उसके अलावा हम एक प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी का कल्टीवेशन कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा दूसरा है सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव.
तो जैसे आपका जो वुमेन, अभी जो मेयर वुमेन को अवार्ड मिला गया है, इट बेसिकली शोज वुमेन एम्पावरमेंट इन द साइंटिफिक एग्रीकल्चर एज वेल एज आपका जो एक्सटेंशन सर्विस ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्रस के बारे में हम लोग को पता कर मतलब मालूम चलता है। ठीक है, तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो फार्म साइंस सेंटर है, जो हेल्प करता है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए ये याद रखो, कृषि विज्ञान ये 1974 में सबसे पहले पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये बेस्ड ऑन द मोहन सिंह मेहता रिकमेंडेशन के बेस पे ये इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया है। और इसका नोडल फंक्शनिंग एजेंसी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ठीक है, उसके बाद देयर आर ओवर 731 कृषि विज्ञान केंद्र जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जो एटलीस्ट विथ वन एट एवरी रूरल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कम्प्लीटली 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट है। ओके, सो ये जो कृषि विज्ञान होता है, इसका मैंडेटरी फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है, ये ऑन फार्मिंग टेस्टिंग कराने में मदद करता है, सॉइल क्वालिटी को, आपका जो सीड क्वालिटी को। उसके अलावा फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करने में मदद करता है आपका जो फार्मर्स लोग को। उसके बाद ये कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करने में मदद करता है। ये यूथ ट्रेनिंग होता है, फार्मर्स लोग का ट्रेनिंग होता है, एक्सटेंशन ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके अलावा नॉलेज ऑन द रिसर्च सेंटर देता है। ठीक है, एवरी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सिस्टम बनता है। ओके, और इंस्टीट्यूशनल, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। उसमें से केवीके जो होता है वो बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एनजीओस वो सबको वो उसका बेसिक हेड इंस्टीट्यूट बनता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो मॉनिटर एंड गाइडेड बाय 11 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट है विद एवरी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेस पे। और ये एक साइंटिफिक एडवाइजरी कम्युनिटी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है, जो रिव्यू करेगा, गाइड करेगा एंड अप्रूव करेगा एनुअल फंक्शंस ऑफ ईच केंद्र विद्यालय। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्ट्रेटेजिक स्कीम्स एंड रिशन इनिशिएटिव। आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो अटैच है, जैसे आर्या अट्रैक्शन एंड रिटेनिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर है ना, या में एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को वो लोग इंक्रीज कराता है, उसको प्रोमो कराता है। ओके, ताकि रूरल से अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस कर सके। उसके अलावा दूसरा है निक्कर, मतलब नेशनल इनोवेशंस और क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स। यहाँ पे क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स होता है, जो क्लाइमेट ड्राउट रेसिस्टेंट वाला क्रॉप्स, उसके बारे में प्रोग्रामिंग किया जाता है। नारी न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इनोवेशंस। यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स या तो न्यूट्रिशनल गार्डन, वो सब इनिशिएटिव को लिया जाता है। उसके अलावा दूसरा है फार्मर फास्ट। फार्मर फास्ट ये बेसिकली कृषि विज्ञान का टेक्निक है, जहाँ में फार्मर साइंटिस्ट का इंटरेक्शन फोकसिंग ऑन द इंटीग्रेशन एंड ऑन फील्ड रिसर्च पे रख के फार्मर्स लोग को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद डिजिटल एक्सटेंशन, यहाँ पे यूज़ ऑफ द मोबाइल ऐप्स हो गया, या तो एग्रीकल्चर ऐप्स के थ्रू आपका जो रियल टाइम वेदर और मार्केट एडवाइजरी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन फिशरीज हेल्थ। तो रिसेंटली एक 3 डे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका रोइंग में रखा गया था, जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का आर्गुमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड रिटर्न फॉर द कर्व पॉलीकल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो आपका आयकर along with the Central Institute for the Fishery Education and Department of the Fisheries of the अरुणाचल प्रदेश मिल के ये 3 डे प्रोग्राम को रखा गया है। तो इसका फोकस जो बेसिकली स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन इन कर पॉलीकल्चर को लेके, ताकि फिश प्रोडक्शन एंड फार्मर्स इनकम हो सके। ठीक है, तो ये सेशन में साइंटिफिक पॉन्ड मैनेजमेंट, फीड प्रैक्टिस, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड डिजीज कंट्रोल के बारे में सिखाया गया है। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है इसका बेसिक एम है टू इम्प्रूव स्किल एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल फिशरमैन्स होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स आपको क्या याद करना है कि ये जो कर पॉलीकल्चर है वो क्यों किया जाता है? ये बेसिकली इसलिए किया जाता है टू डबल द इनकम ऑफ द सोशली बैकवर्ड फार्मर्स है ना, ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद कर पॉलीकल्चर क्या होता है, यहाँ में मल्टीपल कर्व्स को एक ही पॉन में हम लोग इसको इंटीग्रेटली हम लोग ग्रो करता है। ये एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ में स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होता है, हाई वैल्यू फास्ट ग्रोइंग फिश स्पीसीज को हम लोग बेटर रिटर्न के साथ हम लोग इसको कल्टिवेट किया जाता है।
ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में यहाँ में ट्रेनिंग देता है, कॉस्ट इफेक्टिव फीड फॉर्मुलेशन देता है, पीएच के बारे में हम लोग को सिखाया, बायो मतलब पीएच होता है उसके बारे में सिखाया जाता है। ठीक है। एंड की इंस्टीट्यूट यहाँ में है आपका आईकर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द फिश एजुकेशन के साथ, एज वेल एज आपका कृषि विज्ञान केंद्र एंड फिशरी डिपार्टमेंट्स लोग भी यहाँ पे लोकली इन्वॉल्व होता है। नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट द फिश, फिश बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर ब्लू इकोनॉमी। ठीक है। और ब्लू इकोनॉमी का डेफिनेशन आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो लोग ब्लू इकोनॉमी का डेफिनेशन को वो लोग प्रोवाइड किया है। ठीक है। इट मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड एंड जॉब फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मैराइन इकोसिस्टम, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है। और ये जो टर्म है इसको गंतर पोले इन 2010 इसको कॉइन किया गया था। ठीक है। और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में लाइव विलो वाटर के अंदर में आ जाता है ब्लू इकोनॉमी होगा। तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होता है? बेसिकली करेंटली वो 4% ऑफ इंडिया का जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा इंडिया हैज़ ए वेरी गुड कोस्ट लाइन, सो उसको एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन के अंदर में यूज़ करना बहुत बेटर होता है। उसके अलावा 95% ऑफ इंडिया जो ट्रेड होता है एंड 68% ऑफ द वैल्यू होता है वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से ही आता है। ठीक है। सो it supports nearly 4 million of the fishermen and the coastal communities directly होगा। तो ब्लू इकोनॉमिक 2.0 में क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल डेवलपमेंट, मैंग्रोव्स, कोरल रेस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ये सबको गवर्नमेंट ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के अंदर में उसका मतलब मैनेजमेंट इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और डीप ओशन मिशन, एक्सप्लोरेशन मिशन, ये रिसोर्सेज के लिए भी किया जाता है जिसको हम लोग पॉलीमेटेलिक नूडल्स बोलता है। और सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है जो भी ब्लू इकोनॉमी को एनहेंस करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरिंग जो सेक्टर है उसका मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक एनहेंसमेंट से रिलेटेड है। तो ये सब स्कीम आपको एग्जाम के लिए याद करके पढ़ना होगा। ठीक है। उसके अलावा ब्लू इकोनॉमिक में जो मेजर चैलेंजेस है वो ये, सबसे पहले तो एनवायरमेंटल चैलेंज होगा, मैराइन पोल्यूशन हो सकता है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इश्यू हो सकता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट में हो सकता है, गवर्नेंस का गैप हो सकता है, डीप सी टेक्नोलॉजी, वीक कोल्ड चेन फैसिलिटी वीकनेस हो सकता है। ठीक है। डन। ए जर्नी बियॉन्ड ड्यूटी, सो ये बेसिकली एक सेल्फलेस सर्विस ऑफ एडुकेटर इन अरुणाचल प्रदेश उसके बारे में है जो आपका एथिक्स पेपर से रेलेवेंट है। सो ये स्टोरी जो है, हेडमास्टर ऑफ द कंकू बोमतो बोले, ही हैज़ ड्यूरिंग द सीबीएसई एग्ज़ाम है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का सेंटर लेखावली में था, तो ऑल द वे फ्रॉम द कांकू टू लेखावली covering a distance of 55 किलोमीटर एंड 2 and 4 बोलने से 110 किलोमीटर एवरी डे वो बच्चा लोग को एग्ज़ाम के लिए पहुंचाया गया है। ठीक है। बेसिकली ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो फैमिलीज लोग ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन के लिए नहीं कर सका, दैट्स वाई हेडमास्टर बोले पर्सनली ऑल द वे इन द एग्ज़ाम टाइम वो 5 स्टूडेंट को कैरी करके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाया है। ठीक है। सो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट्स ए डेडिकेशन, कंपेशन एंड कमिटमेंट बियॉन्ड द ड्यूटी होगा। यहाँ में ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स को हम पढ़ते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, वो प्रिंसिपल जो है उसको वो फॉलो कर रहा है, तो ये आपका एथिक्स पेपर से रिलेटेड है। दूसरा, रोल ऑफ द एडुकेटर, यानी कि इट रीडिफाइंस एक टीचर्स रोल बियॉन्ड एकेडमी। एक टीचर जो आपका मेंटर बन सकता है, गाइडियन बन सकता है एंड फिलर फॉर द कम्युनिटी बन सकता है, एंड बोले सर हैज़ बीन एन एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है। तो दूसरा, ये जो कांकू एरिया जोग्राफिकल एंड सोशली कंटेक्स्ट में भी देखे बहुत दूर है फ्रॉम द एग्जाम सेंटर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोवर्टी हैंडेड एंड एक्सेस टू द एजुकेशन उसका एग्जांपल शो करता है। और ऐसे में एक एजुकेशनल लीडरशिप है ना, जो प्रोएक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडरशिप, वो किस तरह से एक एग्जाम स्टूडेंट का लाइफ को एनहेंस कर सकता है उसके बारे में है। ठीक है। सो कोर स्टडी वैल्यू क्या हो जाता है एथिक्स के लिए, साथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रोल ऑफ द टीचर्स इन सोसाइटी के बारे में बताता है, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ एंड एजुकेशनल बैरियर्स इन द रूरल इंडिया को कैसे ओवरकम करता है, एक लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। इज यूरोपियन यूनियन ऑन एडिक्वेट पार्ट, सो ये रिसेंटली ये जो आर्टिकल है इट वाज गिवन बाय दांटू हबनर, ये बेसिकली यूक्रेन्स एंट्री इनटू यूरोपियन यूनियन उसको वो एक नेसेसिटी, जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है। तो
it speaks about European Union and its today's expansion regarding the security diversification on the counter influence of the Russia and China होगा. सो इसमें की हर्डल्स को कुछ कुछ मेंशन किया है, जैसे मेंबर स्टेट वोट्स को लेके, लेक ऑफ द यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके, एंड रिस्क ऑफ इट्स परमानेंट कैंडिडेट्स का जो स्टेटस को लेके, एंड दूसरा ऑनगोइंग वॉर ऑफ द यूक्रेन के वजह से कॉम्प्लिकेशंस यूरोपियन यूनियन में होने का चांसेस उसके बारे में बताता है ना. एग्जाम के लिए ये याद रखो, यूरोपियन यूनियन ओवर ए टाइम अर्लियर वो 1990s में फॉर्म हुआ था, एंड नाउ इन द करेंट टाइम यू कैन सी उसका जो एनलार्जमेंट का लॉजिक वो शिफ्ट हो गया है. इनिशियली दे वेर फॉर्म फॉर द डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, लेकिन नाउ यूरोपियन यूनियंस का जो मेंबरशिप का जो इंक्रीजमेंट है वो बेसिकली जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के मोटिव से ज्वाइन किया जा रहा है, जैसे यूक्रेन ज्वाइन कर लिया. ठीक है. उसके अलावा डीपेनिंग एंड वाइडनिंग जो डिबेट चल रहा है, क्लासिक डिलेमा बिटवीन द यूरोपियन यूनियन है ना, एक्सपांशन करना भी चाहता है, उसको रेगुलेशन के अंदर में रखना भी चाहता है, उसके बारे में. ठीक है. उसके अलावा जो जो वीटो प्रॉब्लम्स होता है, वीटो प्रॉब्लम्स ईच इंडिविजुअल ग्रुप्स को ले दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका यूरोपियन यूनियन का स्ट्रेटेजिक जो बॉर्डर स्ट्रेटेजिक गोल्स है उसमें डिले होने का चांसेस होता है. ठीक है. उसके बाद जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, स्लो यूरोपियन यूनियन का एक्सपांशन, वो बेसिकली चाइना के लिए एक स्पेस बना रहा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस ओवर द कैंडिडेट कंट्रीज वो दिला सके. ठीक है. सो देर इज अ डिबेट बिटवीन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यूज, डिबेट ओवर द शॉर्ट टर्म बजटरी कॉस्ट एंड द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सो ये सब आप लोग इंटरनल रिलेशनशिप जो है उसमें हम लोग पढ़ सकता है. उसके अलावा हम लोग पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स में भी वी कैन स्टडी इकोनॉमिक्स विद द नेशंस हम लोग पढ़ सकता है. ओके. उसके बाद क्रिटिकल टर्म्स जो ये जो आर्टिकल से जो इश्यू है रिलेटेड है, जैसे कि एक्वास कम्युनिटेटरी, इसका मतलब होता है जब बॉडी ऑफ द यूरोपियन लॉज एंड ऑब्लिगेशंस दे आर बाइंडिंग टू ईच अदर मेंबर्स, है ना. उसके बाद रिगाटा अप्रोच, जब कैंडिडेट ज्वाइन करेगा एट इज ओन पेस बेस्ड ऑन द मेरिट नॉट ऑन द नेसेसिटी. ठीक है. और अनएनिमिनिटी, यानी कि सब एक मेंबर्स जो एग्री होना है, और एग्रीमेंट के लिए बेसिकली ये मेजर डिलेस को और भी मेजर एग्रीमेंट्स को और भी डिले कर सकता है. DRDO carries out successful flight trials of the VSHORD's missile system. So recently आपका जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंडीपुर. ठीक है. ये एक मैन पोर्टल मिसाइल से टू डिस्ट्रॉय लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स डन. और ये एक ट्रायल टारगेट में इस बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, जो जल्दी ही इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्स हो जाएगा. तो इसको याद रखिए कि ये जो विस्रोत लिखा गया है ये क्या है, ये आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है. ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है. ठीक है. और ये आगे जाके आपका वेरिंग एल्टीट्यूड एंड रेंजेस एंड स्पीड्स के साथ ये इसके पास कैपेबिलिटी है टू न्यूट्रलाइज एनी हाई स्पीड एरियल थ्रेट्स. ठीक है. और ये जल्दी ही इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया जाएगा होगा. और इसका सक्सेसफुल बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो स्टेट किया है कि इसका जो ट्रायल बेसिकली मतलब एक मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज इंडिजिनियस एयर डिफेंस कैपेसिटी को शो करता है. ठीक है. A fight for the identity. Now, this article was written by Tana Puning, basically highlighting the recent identical struggles of the Arunachal Pradesh citizen. Now, दो challenges देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश को. एक्सटर्नल challenges अरुणाचल का क्या है कि चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल उसका पार्ट है, और अरुणाचल को नाम जैसे कि जांगनाम बोल के नाम दिया जाता है. उसके अलावा चाइना का एक्शन जैसे कि इश्यू ऑफ द स्टेपल वीज़ा, डिटेंशन ऑफ द सिटीजन अब्रॉड, ये सब देखने को मिलता है. उसके बाद इंटरनल चैलेंज में क्या फेस करता है अरुणाचल प्रदेश का पीपल, वो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इन इंडियन सिटीज़ वो फेस करता है. जैसे नीदो तानिया का जो मर्डर हुआ था 2014 में, रिसेंट इंसिडेंट जहाँ में 3 गर्ल्स पे रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड यूसेस ऑफ स्लटरी वर्ड्स किया गया है. तो ये जो कोर एग्रीमेंट ऑफ दिस आर्टिकल ये है कि ऐसा इंसिडेंट से ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश वो लोग को फीलिंग ऑफ एलिनेशन राइज होगा डिस्पाइट द इंडियन सिटीजन. और दूसरा
ये जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, डिलेड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स भी एक क्रिटिसिज्म के फॉर्म में राइज हो सकता है। और आइडेंटिटी और डिग्निटी को लेके एक कंडीशन नहीं बल्कि एक डिपेंडेंसी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सो नेशनल इंटीग्रेशन, रेसिज्म, बॉर्डर पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, दीज आर सम ऑफ द थीम्स विच हैज बीन डिस्कस इन दिस आर्टिकल्स। सबसे पहले की पॉइंट्स में एग्जाम के लिए ईवीसी, सोवर्निटी वर्सेस डिप्लोमेसी। जब चाइना हम लोग को स्टेपल वीज़ा यूज़ किया जाता है फॉर अस एंड जेके जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें इंडियन टेरिटरी का सोवर्निटी का क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा मेजर फ्रिक्शन इन इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता है। इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल इंटीग्रेशन में सच रेसलिज्म बेसिकली, और ये जो रेसल स्लर्स है ये वीक नेशनल इंटीग्रिटी को शो करता है। उसके अलावा इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन और बेसबुल कम्युनिटी रिकमेंडेशन जो 2014 में बना था उसके बारे में देखने को मिलता है, उसका जो इनएफिशिएंसी। उसके बाद मेनलैंड बायस, ये जो साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल गैप जो होता है नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ द इंडिया में, उसके बारे में दिखा जाता है। सिटीजन्स का नेशनलिटी बेस्ड ऑन द अपियरेंस जब क्वेश्चन होता है वो भी एक बड़ा इश्यू निकलता है। तो इसमें सबसे बड़ा इश्यू जो रोल ऑफ द लीडरशिप हो सकता है। जब डिलेड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स होता है वो बेसिकली हेट क्राइम्स को और भी एलिनेटेड एंड रीजनलाइजेशन कर सकता है। उसके अलावा आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को प्रोविजन दिया है लेकिन वो गवर्नेंस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 371 एच हो गया, उसका जो एक्सटेंशन है ये सब प्रोवाइड किया जाता है। बट स्टिल ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड पीलिंग ऑफ एलिनेशन फिर भी राइज होता है। तो दूसरा एग्जाम पॉइंट में ये जो एमपी बेजपुर कम्युनिटी है वो क्या है उसके बारे में दिखाया। बेजपुर कम्युनिटी बेसिकली 2014 में इसको सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ नीदो तानिया। तो इट वाज हेडेड बाय एमपी बेजपुर। इसका बेसिक एम था कि रेसिज्म एंड सेफ्टी इश्यू फॉर द नॉर्थ ईस्ट पीपल रखा जाए। इसमें लीगल रिफॉर्म्स, पुलिस सेंसिटाइजेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दिस वर द फोकस एरिया। तो अभी नया लीगल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स ये देखने को मिला है कि ए न्यू एंटी रेशियल लॉ और अमेंडमेंट टू द आईपीसी होना चाहिए। एंड देयर इज ए प्रपोज सेक्शन ऑफ 153C एंड 509A जिसमें एनी ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल के अंदर में इन्वेस्टिगेशन विद इन द 60 डेज एंड ट्रायल विद इन द 90 डेज होना चाहिए। ठीक है, सो दूसरा है स्ट्रेंथिंग लॉ एनफोर्समेंट। इट्स नेसेसरी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल पुलिस यूनिट बनाया जाए, मोर रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इनटू मेट्रो पुलिस दिल्ली का, और हेल्पलाइन नंबर ऑलवेज इन वर्किंग होना चाहिए, एंड लीगल एड पैनल जिसमें मिनिमम 50% की वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा व्हाट चेंजेस वी कैन डू, वी कैन इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड कल्चर इन इथोस इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ताकि वो जो स्टेरियोटाइप्स फ्रॉम द यंग एज जो निकलता है उसको रिड्यूस कर सके। उसके बाद ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, हम लोग टीचर को स्पेशली डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग ट्रेन किया जाए ताकि वो स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरा मीडिया रिप्रेजेंटेशन, प्राइम टाइम कवरेज एंड ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल इन नेशनल मीडिया देखने को चाहिए। हॉस्टल एंड एकोमोडेशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट पीपल होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन में स्पेशली नेशनल इंटीग्रेशन इवेंट इन नॉर्थ ईस्ट एंड अदर मतलब स्टेट्स के साथ होना चाहिए ताकि एक नेशनल यूनिटी अवेयर हो मतलब क्रिएट हो सके। China's staple visa policy is primarily aimed at contesting Indian sovereignty over certain regions. Visodra is best described as a man portable air defense system. ये short range वाला डिफेंस सिस्टम है। It was developed by DRDO. ब्लू इकोनॉमी, ये तो बहुत आसान है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कर पॉलीकल्चर इन अरुणाचल प्रदेश बस कंडक्टेड, ICR है ना, सेंट्रल फॉर फिशरी मैनेजमेंट का। उसके बाद नेशनल इंटीग्रिटी, ये बहुत ज़रूरी है, इस इनकम्प्लीट विदाउट सोशल इंटीग्रेशन, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट को लेके। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र एंड आपका जो इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द फिशरी है वो कितना ज़रूरी है इनलैंड फिशरीज एंड रूरल लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद थॉट ऑफ द डे, each year's regret are enveloped in which messages of the hope are found for the new year, है ना। सो विद दिस थॉट आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।